अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, इस अध्याय में हम बलरामपुर जिले के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को आसान भाषा में समझेंगे। और ये एक ऐसा जिला है जो सच में बहुत ही खास है। बिल्कुल। तो आज के इस यूपी स्पेशल बैच के जिला दर्शन सेशन का एजेंडा हम बिल्कुल सेट कर देते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस बलरामपुर पर है, जिसे तराई का प्रवेश द्वार और दालों का गढ़ कहा जाता है। सही कहा आपने। और एक जीएस एजुकेटर के नजरिए से अगर मैं कहूँ तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जिला बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो सामरिक और आर्थिक महत्व है ना, वो अक्सर एग्जाम्स में सीधे तौर पे पूछा जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के पहली स्लाइड के तथ्यों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं। बलरामपुर जो है वो देवीपाटन मंडल यानी देवीपाटन मंडल का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी जिला मुख्यालय है वो राप्ती नदी के बिल्कुल तट पर स्थित है। हाँ, और यहाँ पर इसकी स्थापना की तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। 25 मई 1997 को इसे गोंडा जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। अच्छा, मतलब 1997 से पहले ये गोंडा का ही हिस्सा था। जी। और अगर हम इसके बाउंडरिंग डिस्ट्रिक्ट्स यानी सीमावर्ती क्षेत्र का विश्लेषण करें तो उत्तर में नेपाल है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पूर्व में सिद्धार्थनगर, पश्चिम में श्रावस्ती और दक्षिण में गोंडा स्थित है। तो मतलब 3 तरफ से यूपी के जिले और एक तरफ से नेपाल। हाँ, और यही इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी रणनीतिक महत्व है। ये नेपाल सीमा से सटा हुआ तराई क्षेत्र है और परीक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि ये थारू जनजाति का एक प्रमुख केंद्र भी है। थारू जनजाति, इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। तो अब दूसरी स्लाइड पर आते हैं, जिले की ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। देखिए, भूगोल के मामले में बलरामपुर बहुत समृद्ध है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, जिसे भाबर और खादर कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो ये जो तराई क्षेत्र है ना, ये एक स्पंज की तरह काम करता है। मतलब जैसे एक स्पंज पानी सोखता है, वैसे ही ये तराई क्षेत्र हिमालय से आने वाले पानी को सोख लेता है और इसीलिए ये कृषि के लिए एक वरदान है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी नमी की वजह से यहाँ का फॉरेस्ट कवर यानी वन क्षेत्र बहुत सघन है, जो उत्तर प्रदेश के ग्रीन कवर यानी हरित आवरण का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। मतलब जंगल और हरियाली की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर हम नदियों के ओरिजिन यानी उद्गम की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ नेपाल और शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। इसमें राप्ती और बूढ़ी राप्ती मुख्य है ना? हाँ, राप्ती और बूढ़ी राप्ती बलरामपुर से प्रवाहित होते हुए आगे अपना प्रस्थान गोरखपुर की ओर करती हैं। गोरखपुर की ओर, ठीक है। तो अब तीसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। यहाँ से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद, जिसे हम ओडीओपी कहते हैं, उसके तहत बलरामपुर के लिए फूड प्रोसेसिंग पल्सेस यानी खाद्य प्रसंस्करण दालें चुनी गई हैं। और इसमें भी विशेषकर मसूर दाल। हाँ, मसूर दाल। और छात्रों को इसे आसानी से याद रखने के लिए मैं एक मिनोमिक यानी याद रखने का मंत्र देना चाहूंगा। अरे वाह, बताइए। बलराम की भुजाओं में है दम, क्योंकि यहाँ की मसूर दाल में नहीं है कोई कम। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है याद रखने का। शुक्रिया। लेकिन मसूर दाल ही क्यों? इसकी क्या खासियत है? देखिए, इसकी स्पेशलिटी यानी विशेषता ये है कि यहाँ की मसूर दाल अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए न सिर्फ संपूर्ण यूपी में बल्कि पश्चिम बंगाल तक विख्यात है। पश्चिम बंगाल तक? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर हम इसके एग्रीकल्चरल सिनेरियो यानी कृषि परिदृश्य का विश्लेषण करें तो तराई क्षेत्र होने के कारण ये जगह रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए उत्तम है। जी। रबी में मसूर और चना और खरीफ में धान की खेती यहाँ बहुत बेहतरीन होती है। मतलब कृषि के मामले में ये जिला काफी मजबूत है। अब चौथी स्लाइड की तरफ चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। जी, ऐतिहासिक कालखंडों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल में ये जगह प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा हुआ करती थी और जो बुद्ध की तपोभूमि है ना, श्रावस्ती, वो इसके अत्यंत निकट है। बिल्कुल। और अगर हम मिडीवल पीरियड यानी मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 1508 ईस्वी में जनवार वंश के राजा माधव सिंह ने अपने पुत्र बलराम शाह के नाम पर इस नगर का नामकरण किया था। अच्छा, तो बलराम शाह के नाम से बलरामपुर पड़ा। वर्ष 1957 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी प्रथम ऐतिहासिक लोकसभा विजय बलरामपुर सीट से ही दर्ज की थी। ये तो भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पहली जीत, और वो भी बलरामपुर से। बिल्कुल। अब 5वीं स्लाइड पर आते हैं। हमने शुरुआत में थारू जनजाति का जिक्र किया था। बलरामपुर थारू जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। हाँ, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वो दीपावली वाला ना? जी, पुरानी परंपराओं के अनुसार थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये वाकई में बहुत ही अनोखा तथ्य है। पूरे देश में रोशनी होती है और वो शोक मना रहे होते हैं। हाँ, वो इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसी संस्कृति को सहेजने के लिए ट्राइबल म्यूजियम यानी आदिवासी संग्रहालय पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मैंने सुना कि ये यूपी का पहला ऐसा संग्रहालय है। बिल्कुल सही सुना आपने। एमिलिया कोडर गांव में उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये थारू संस्कृति और इतिहास का एक बहुत विशाल केंद्र है। ये तो कल्चरल यूनिटी यानी सांस्कृतिक एकता का भी एक बड़ा उदाहरण है। 100%। ये क्षेत्र भारत और नेपाल की सांस्कृतिक एकता का एक जीवंत प्रतीक है। सीमाएं जरूर है, लेकिन संस्कृति आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सही कहा। अब 6ठी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो है बलरामपुर के अनमोल रत्न साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ से तो कई बड़े नाम निकल कर आए हैं। जी, साहित्य के क्षेत्र के 3 प्रमुख व्यक्तित्वों का क्रमानुसार परिचय देना चाहूंगा मैं। सबसे पहले अली सरदार जाफरी। उर्दू साहित्य का बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, उर्दू साहित्य के दिग्गज जिनका जन्म बलरामपुर में हुआ और इन्हें वर्ष 1997 में साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे व्यक्तित्व है बेकल उत्साही। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन पर चर्चा करना तो बनता है। इनमें साहित्य और राजनीति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था और ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और इनके नाम के पीछे एक विशेष तथ्य भी तो है। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें बेकल उत्साही नाम दिया गया था। इनकी ऊर्जा और कविताओं में जो बेचैनी थी, उसे देखकर नेहरू जी ने इन्हें ये नाम दिया। क्या बात है। और जो तीसरे व्यक्तित्व हैं, उनका काम भी बेहद खास है। सैयद अली मेहदी रिजवी साहब। जी, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उर्दू कविता में अत्यंत अद्भुत और अद्वितीय अनुवाद किया है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। बिल्कुल। अब 7वीं स्लाइड पर समाज सेवा और राजनीति के दिग्गजों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नानाजी देशमुख का, जिन्हें भारत रत्न यानी भारत रत्न प्राप्त है। महान समाज सुधारक नानाजी देशमुख, इनके योगदान का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इन्होंने बलरामपुर के जयप्रभा ग्राम से अपने ऐतिहासिक सामाजिक उत्थान कार्यों की शुरुआत की थी। जयप्रभा ग्राम, ये नाम छात्रों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के 1957 वाले तथ्य को हम यहाँ पुनः स्थापित कर देते हैं। उनके राजनीतिक जीवन का पहला लोकसभा चुनाव इसी बलरामपुर सीट से जीता गया था। हाँ, ये आधुनिक राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब 8वीं स्लाइड पर आते हैं धार्मिक पर्यटन। मंदिरों और पर्यटन की चर्चा करें तो सबसे पहले शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर का वर्णन करना होगा, जो तुलसीपुर में है। जी, ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हाँ, और इसके पीछे की पौराणिक मान्यता यानी मिथोलॉजिकल बिलीफ क्या है? मान्यता ये है कि यहाँ माता सती का दाया कंधा, जिसे पट भी कहा जाता है, वो गिरा था। और एक और बहुत खास बात है, नेपाल से पीर रतननाथ की भव्य शोभा यात्रा यहीं आती है। अच्छा, मतलब नेपाल से लोग यहाँ आते हैं? हाँ, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आस्था का केंद्र बनाता है। बहुत खूब। इसके अलावा शहर के मध्य में स्थित अत्यंत ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर झारखंडी मंदिर का उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा। और मंदिरों की बात हो रही है तो बिजलीपुर टेम्पल यानी बिजलीपुर मंदिर को कैसे बोल सकते हैं? उसकी वास्तुकला बहुत प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल। इसकी आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की जितनी सराहना की जाए कम है। इसका निर्माण महाराजा दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया था और ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशीदार डिजाइन यानी वुडन कार्विंग के लिए जाना जाता है। लकड़ी की नक्काशी, ये तो वाकई खास है। अब 9वीं स्लाइड पर इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी पर बात करते हैं। जी, यहाँ पर सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य यानी सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है।
इसकी एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और इसका विस्तार भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ये बहुत ही बड़ा अभयारण्य है। यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मतलब एक परीक्षा के नजरिए से, सोहेलवा का आखिर क्या महत्व है? देखिए, परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। ये तेंदुए, भालू और माइग्रेटरी बर्ड्स यानी शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का एक बेहद सुरक्षित और प्राकृतिक आवास है। मतलब सर्दियों में यहाँ काफी प्रवासी पक्षी आते हैं। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ चित्तौड़गढ़ बांध यानी चित्तौड़गढ़ डैम भी है, जो एक अत्यंत सुंदर जलाशय है और यहाँ का प्रमुख प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट भी है। तो इकोलॉजी के बाद अब 10वीं स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हम 2011 के जनांकीय आंकड़े यानी डेमोग्राफिक्स 2011 की तुलना यूपी के औसत से करेंगे। जी, डेटा का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी यानी जनघनत्व। बलरामपुर में ये 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि यूपी का औसत 829 है। मतलब जनघनत्व काफी कम है। हाँ, फिर सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करें तो बलरामपुर में ये 928 है, जो यूपी के औसत 912 से बेहतर है। ये एक सकारात्मक आंकड़ा है। लेकिन लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें तो बलरामपुर मात्र 49.51% पर है, जबकि यूपी का औसत 67.68% है। अब इस डेटा का परीक्षा के नजरिए से एनालिसिस यानी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जी बताइए। देखिए, यहाँ की रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या 92% से अधिक है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सर्वाधिक सघनता इसी जिले में है, थारू जनजाति की वजह से। जबकि यूपी का औसत मात्र 0.6% है। बिल्कुल। और इसी वजह से यहाँ साक्षरता दर में वो ऐतिहासिक पिछड़ापन दिखता है। तो इस स्लाइड के अनिवार्य स्लोगन को मैं पूरे जोश के साथ बोलना चाहूंगा। तराई का है ये मान, थारू जनजाति की है पहचान। बहुत बढ़िया। अब 11वीं स्लाइड में शासन, प्रशासन एवं शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ MLK PG कॉलेज यानी महारानी लाल कुंवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। जी, ये इस संपूर्ण क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित, विशाल और प्राचीन शिक्षण संस्थान है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक विरोधाभास आ रहा है। मतलब अगर इतना प्राचीन और विशाल कॉलेज यहाँ मौजूद है तो फिर साक्षरता दर 49.5% ही क्यों रह गई? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, इसका कारण है तराई का दुर्गम भूगोल और जैसा हमने बताया कि 92% ग्रामीण और जनजातीय आबादी है यहाँ। हाँ, तो उन दुर्गम इलाकों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक चुनौतियां रही हैं। लेकिन अब जनजातीय उत्थान यानी ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए विशेष प्रशासनिक योजनाएं चल रही हैं। जैसे एमिलिया कोडर में प्रथम आदिवासी संग्रहालय का निर्माण। बिल्कुल। और स्टेट स्कीम्स यानी राज्य योजनाओं का जिक्र करना भी जरूरी है। तराई क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में जल जीवन मिशन यानी जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अत्यंत तीव्र और सफल जमीनी क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे बुनियादी ढांचा और शिक्षा दोनों में सुधार आ रहा है। जी हाँ। तो अब हम अपने सेशन के आखिरी पड़ाव यानी 12वीं स्लाइड पर आ गए हैं। यहाँ हम एक कंप्लीट क्विक रिवीजन यानी मास्टर सारांश करेंगे। चलिए रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं। ODOP क्या है? खाद्य प्रसंस्करण, विशेषकर मसूर दाल। नदियां कौन सी हैं? मुख्यतः राप्ती और बूढ़ी राप्ती। इतिहास एवं धर्म? यह प्राचीन कोसल का हिस्सा था और 51 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन मंदिर यहीं स्थित है। संस्कृति की बात करें तो ये थारू जनजाति का केंद्र है। यूपी का पहला थारू संग्रहालय एमिलिया कोडर में है। पर्यावरण, सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य जो 1988 में बना एक टाइगर रिजर्व है और साथ में चित्तौड़गढ़ बांध। प्रमुख व्यक्तित्व, अली सरदार जाफरी जिन्हें ज्ञानपीठ मिला, नानाजी देशमुख जिन्हें भारत रत्न मिला और अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पहली लोकसभा सीट रही। ये रैपिड रिवीजन तो बहुत ही शानदार रहा। बिल्कुल। और मैं सभी छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए बताना चाहूंगी कि बलरामपुर जिले के ये सभी बिंदु आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लें। इस सेशन से इतना ही। धन्यवाद।